ठीक है, तो डायनेमिक्स के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको जो दोबारा से रिव्यू करना है, इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू ऑब्वियसली। मास क्या चीज होती है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट रेजिस्ट चेंज इन मोशन। ये सेंटेंस आप लोगों ने पहली दफा नहीं सुना होगा, इनफैक्ट once before if you have heard about this property, तो इसको हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं inertia. And inertia basically is a term that says कि things that are moving will resist stopping and things that are at rest will resist moving. कोई चीज अगर ऑलरेडी एट रेस्ट है तो आपको मूव करवाने के लिए उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, इनफैक्ट रिजल्टेंट फोर्स लगानी पड़ेगी। और अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसको स्लो डाउन करने के लिए या उसको रोकने के लिए या उसको स्पीड अप करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उस पर रिजल्टेंट फोर्स लगानी पड़ेगी। सो बात ये समझ में आती है दैट अ रिजल्टेंट फोर्स, I'm not just saying force, a resultant force must be applied to move an object at rest, to stop a moving object, to speed up or slow down, or to change डायरेक्शन। ये जो चार बातें मैंने यहाँ पे की हैं, ये जो चार बातें मैंने यहाँ पे की हैं, all of them basically represent the same thing। एक मिनट रुको बेटा, दोबारा से मैं नोट्स ओपन कर रहा हूँ, जरा गलती से ये ऐप क्रैश हो गया। लेट मी ओपन इट अप अगेन। ऑलराइट, सो वेयर वाज आई? जी, हम यहाँ पे थे, हम बात कर रहे थे, ये चार बातें मैंने की हैं, 1 2 3 4। इन चारों बातों में हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवा रहे हैं। एंड यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द फॉर्मूला F इक्वल्स ma, बट मैंने F के साथ एक छोटा सा वर्ड यूज किया है। क्या लिखा हुआ है? नेट। 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 क्यों लिखा है मैंने नेट? क्योंकि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं F इज इक्वल टू एम के आगे जब F लगते हैं तो F को वो सिर्फ फोर्स बोलते रहते हैं। फोर्स नहीं है ये क्या है? Resultant force. रिजल्टेंट फोर्स। So if there is a bunch of forces acting on an object, like more than one force, then F उनका net effect या उनका resultant है जो आपने F की जगह डालना होगा। Mass is obviously M is obviously mass in kg and A is the acceleration in meters per second squared. And acceleration is all of these things, right? अब हम इस फॉर्मूला में अगर A को सब्जेक्ट बना लें तो A और M का आपस में क्या रिलेशनशिप है? A and M are, how would you say this out loud? How are they related? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Inversely proportional. They are inversely proportional. Good. So A and M are inversely proportional. Provided, जाहिर सी बात, आप दो चीजों का जब आप बोलते हो कि डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो तीसरा वेरिएबल है वो क्या है? कांस्टेंट। सो टेक एन एग्जांपल वेयर आई हैव केप्ट रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट। दो बॉडीज हैं, दोनों में रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है? 1000 न्यूटन की लग रही है फोर्स, बट ज्यादा कौन सा वाला एक्सेलरेट कर रहा है ऑब्जेक्ट? द हेवियर ऑब्जेक्ट और द लाइटर ऑब्जेक्ट? तो द लाइटर ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली। एक मिनट देना बेटा, बस आगे कंटिन्यू कर।
जी, सो वी वर सेइंग कि जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा वो ऑब्जेक्ट ज्यादा एक्सेलरेट करेगा प्रोवाइडेड कि फोर्स उन पे सेम लग रही है। जो लाइटर ऑब्जेक्ट है, how many times lighter is it than the heavier object? If you compare their masses, what is the ratio of their masses? So 1:2. रेशियो 1:2 है ना इनके मासेस का, और इनकी एक्सेलरेशन का भी रेशियो आप कंपेयर करो, 2:1 आ रहा है। अगर मास का रेशियो 1:2 है तो एक्सेलरेशन का रेशियो आ रहा है 2:1। व्हाट डज दैट शो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही ये होता है ना कि if mass is 2 times more over here, the acceleration is 2 times less, right? Mass double है इसका तो acceleration half हो रही है। Does it make sense? तो ये था पहला बेसिक कॉन्सेप्ट, पहला रिमाइंडर जो आपको इस चैप्टर के लिए चाहिए था, पहली बेसिक बात। अब हम बात कर लेते हैं आगे एक नया कॉन्सेप्ट which is called momentum और linear momentum। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। सो मोमेंटम इज शोन विद द लेटर p एंड इट्स मास टाइम्स वेलोसिटी। मास अगेन इन kg, वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकंड। तो मोमेंटम के यूनिट क्या हो गए? kg मीटर्स पर सेकंड। न्यूटन सेकंड्स भी होते हैं, लेकिन मतलब दोनों अल्टरनेटिवली आप यूज कर सकते हैं। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स है, मैं ये बताऊंगा ये बाद में कैसे है, लेकिन फिलहाल ये तो आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं, kg और मीटर्स पर सेकंड मल्टीप्लाई हो, राइट? सो दिस इज मोमेंटम, दिस इज हाउ यू डिफाइन मोमेंटम। But to understand momentum, let's take a look at these two examples. Without looking at calculations, can you tell me किसका momentum ज्यादा होगा, गाड़ी का या ट्रक का? गाड़ी का। गाड़ी का। दोबारा से देखो। ट्रक का। They're moving with the same velocity. If a truck and a car are moving with the same velocity, which one will have more momentum? So the truck. Truck. Why? Because the truck has more mass. And दोनों की velocity same है, दोनों की same velocity है, लेकिन ट्रक 4 times ज्यादा हैवी है कार से। सो क्लियरली ट्रक का मोमेंटम भी 4 टाइम कार से ज्यादा आ रहा है, बिकॉज मोमेंटम इज सिंपली मास टाइम्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो दोनों की 20 रखी, लेकिन जिसका मास 4 टाइम ज्यादा है उसका मोमेंटम भी 4 टाइम ज्यादा है। सो क्लियर, सिंपल सा मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इफ टू बॉडीज आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, द वन विद ग्रेटर मास विल हैव अ ग्रेटर मोमेंटम। अब इसी तरह की एक और एग्जांपल देखते हैं। अब दोनों गाड़ियां हैं, डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की डेफिनेशन में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है लीना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कॉन्सेप्ट, बस एक बेसिक क्वांटिटी है जिसको आप कहते हो कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो मोमेंटम आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, सिंपल सी मतलब ये बिल्कुल बस मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें, खत्म, आपको मोमेंटम आ जाएगा। एक मतलब न्यू आपके पास, जैसे आप बोलते हो प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया है, तो एक फोर्स और एरिया को आपने कंबाइन किया और आपने एक नई क्वांटिटी बना ली। इसी तरह फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया, आपने वर्क डन निकाल लिया। इसी तरह मोमेंटम एक न्यू क्वांटिटी जिसमें आप मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक न्यू क्वांटिटी आ जाएगी। इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे रेजिस्टेंस है, आप कहते हो भाई वोल्टेज और एरिया, वोल्टेज और करंट को डिवाइड करो, रेजिस्टेंस आ जाता है। यही पढ़ा था ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वही कॉन्सेप्ट है। सिंपल, बस दो क्वांटिटीज को कंबाइन किया, एक नई क्वांटिटी आया। हाँ, इसके बारे में एक चीज और बतानी थी जो कि प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखना भूल गया। पहले एग्जांपल 2 देख लो यहाँ पर जरा, कौन सी गाड़ी का मोमेंटम ज्यादा है? अब आई हैव टू आइडेंटिकल कार्स, which one will have more momentum? सेकंड कार। Second car. They have the same mass, but why do they have more? Why do they have more? Why does this one have more momentum? Because it is moving faster. So two bodies have the same mass, but the one with greater velocity will have greater momentum. मोमेंटम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आइडिया इन दोनों एग्जांपल्स को देने का एक आइडिया ये भी था कि सपोज करो दोनों का आपने मोमेंटम निकाल लिया, ठीक है। नाउ इन दिस केस व्हिच वन हैज मोर मोमेंटम? द ट्रक हैज मोर मोमेंटम बिकॉज़ दे आर बोथ मूविंग विद सेम वेलोसिटी बट द ट्रक इज हेवियर। इफ आई हैव अ वॉल इन फ्रंट ऑफ दिस ट्रक, अ वुडन वॉल इन फ्रंट ऑफ दिस ट्रक, एंड आई आल्सो हैव द सेम वुडन वॉल इन फ्रंट ऑफ दिस कार, कौन सी वॉल ज्यादा डैमेज होगी? सर ट्रक जिसमें आ रहा है, जिसमें ट्रक जाके घुसेगा वो वाली वॉल ज्यादा डैमेज होगी। तो
Does it make sense? Or if you were standing in front of this car, or if you are standing in front of this truck, कौन से केस में you are more likely to basically just die? In this case, आपको ज़्यादा इंजरी इसी केस में होगी ना. The heavier blow will be this one. अब आप यहाँ पे दोनों गाड़ियों के सामने खड़े हो, तो कौन सी सिचुएशन आपके लिए ज़्यादा डेंजरस है? The second one. Second one, because this car has more momentum. So momentum का basically idea ये भी है कि you know what damage it can cause, or basically how big of a force it can exert. But we are not talking about force yet. अभी हम force पे आए नहीं. Momentum के बारे में आपको एक बात और पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक सी बात है. Momentum is a vector. याद रखो, it has direction. और इसकी डायरेक्शन आपसे अगर कोई पूछे कि इसकी डायरेक्शन क्या है तो आप बताएंगे इट्स डायरेक्शन is same as the velocity. जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में उसकी मोमेंटम वेलोसिटी होगी, उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम भी होगा. क्लियर है? अब हम बात करते हैं फोर्स के बारे में. डायनामिक का चैप्टर है तो फोर्स के बगैर तो कंप्लीट ही नहीं हो सकता. तो अभी तक हमने मास का कॉन्सेप्ट ले लिया, मास वेलोसिटी को कंबाइन करके मोमेंटम का कॉन्सेप्ट ले लिया. अब जरा फोर्स को रिलेट करते हैं सारी चीजों के साथ. सो फोर्स को डिफाइन कैसे किया जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये फोर्स की डेफिनेशन है. अब बात ये समझनी कि ये डेफिनेशन आपको थोड़ी सी समझ में भी आनी चाहिए. डेफिनेशन तो आप याद कर लेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बट हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? पहली बात तो ये बताओ कि रेट ऑफ चेंज का मतलब हमने क्या पढ़ा है अभी तक फिजिक्स में? जहां भी रेट ऑफ चेंज लिखा होता है वहां पे क्या करना होता है? Difference. रिजल्टेंट होते हैं. मोमेंटम का चेंज है. चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या करना है? डिवाइड बाय टाइम करना है. क्या ये बात हमने देखी है पहले भी? जहां भी रेट लिखा होता है वहां पे टाइम से डिवाइड करना होता है. डज दैट मेक सेंस? सो चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी ऊपर लिखा हुआ है. सबको ट्रायंगल का मतलब पता है ना? डेल्टा का मतलब सबको पता है. ट्रायंगल पी मींस चेंज ऑफ मोमेंटम एंड टी टाइम इंटरवल. यहाँ पे भी मैंने ट्रायंगल लगा लिया बिकॉज टाइम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पास करेगा. टाइम ड्यूरेशन लेनी है आपने यहाँ, राइट? सो चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम gives you the resultant force. Now you must be thinking कि ये तो कोई नया फॉर्मूला पढ़ लिया मैंने. बिल्कुल है, आपके लिए नया रिलेशनशिप ही है ये, but we are actually going to relate it to an older formula that you have already studied. ये देखो, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है और ये आपको नया लग रहा है, बट यहाँ से यहाँ तक हम 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं. आप इमेजिन करो कि एक बॉडी है जिसका मास कांस्टेंट है बट इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है. कैसे चेंज हो? एक ट्रॉली है आपके पास, एक मिनट रुको. एक बॉडी है, इसका मास है m. इस पे आपने एक फोर्स लगाई F. Initially the body was traveling with velocity u. Initially इसकी velocity क्या थी? u. राइट? थोड़ी देर बाद आपने देखा, आपने इस बॉडी पे फोर्स लगाई थी ना, फोर्स इसको F को लेबल करते हैं. दिस वाज द फोर्स F exerted on the body by you, राइट? अब आप कह रहे हैं कि अच्छा अगर ये मैं फोर्स थोड़े टाइम तक लगा के रखूं इस बॉडी पे, तो फोर्स लगने की वजह से चीजें क्या करती हैं? हमने ऊपर क्या पढ़ा था? जब किसी चीज पे फोर्स लगती है तो वो क्या करती है? स्पीड अप, एक्सेलरेट करती है. अब इस केस में जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो इट विल डेफिनेटली स्पीड अप. सो आई जस्ट ड्रॉ अनदर कॉपी ऑफ दिस बॉडी. जब ये बॉडी थोड़ा सा आगे चलेगी, थोड़े टाइम बाद हमने इस बॉडी को देखा, तो हुआ ये कि आफ्टर टाइम टी what we saw was कि ये बॉडी जो है इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ चुकी थी, एंड नाउ इट वाज मूविंग विद वेलोसिटी v. तो
पहले इस बॉडी की वेलोसिटी u थी, अब इसकी बॉडी की वेलोसिटी v है। इनिशियली इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? मास टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू यू, और इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू v। डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ ना? बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ इस केस में? Increase. अगर मुझे बॉडी का मोमेंटम डिक्रीज करना होता तो मैं कैसे फोर्स लगाता? ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा सकता था, या बॉडी में पीछे की तरफ फोर्स लगा सकता था। बॉडी को स्लो डाउन करता तो ऑब्वियसली इसकी फाइनल वेलोसिटी कम होती। इन दैट केस द मोमेंटम वुड हैव डिक्रीज्ड, बट ईदर वे मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो जो भी चेंज आ रहा है मोमेंटम का, डजंट मैटर कि पॉजिटिव चेंज है नेगेटिव चेंज है, मोमेंटम का जो चेंज है वो कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है बॉडी का? मास इंटू वी, एम इंटू वी। इनिशियल मोमेंटम क्या है? मास इंटू यू, एम यू। इन दोनों का डिफरेंस निकाला, मेरे पास क्या आ गया? चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम की जगह मैंने लिख दिया एम वी माइनस एम यू, और नीचे टाइम से डिवाइड हो रहा था, टाइम कितना गुजरा था, इतना टाइम गुजरा था, यहाँ पे लिख दिया। सर तो ये तो इम्पल्स है। अभी इम्पल्स का तो अच्छा, इम्पल्स का जो टर्म है वो आपके ए लेवल की सिलेबस में यूज ही नहीं होता, तो इसलिए मैं उसको यूज करूंगा ही नहीं। बट आई नो फोर्स इनटू टाइम जो है वो इम्पल्स होता है। इम्पल्स की डेफिनेशन होती है फोर्स इनटू टाइम, लेकिन क्योंकि वो टर्म ए लेवल में यूज ही नहीं होता तो आई एम नॉट गोना टच अपॉन दैट, ऑल्दो इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, बट स्टिल हम उसको टच ही नहीं करेंगे। हाँ बताइए, ठीक है, क्लियर है? यस। अच्छा, सिलेबस में वैसे रिसेंटली चेंज भी हुआ है अभी, इसी साल जो है वो सिलेबस अपडेट हुआ, तो आई जस्ट कंफर्म कि इम्पल्स का टर्म यूज कर भी रहे हैं इस बार या नहीं कर रहे। अगर कर भी रहे हैं तो हम डाल देंगे, बट आई एम प्रीटी श्योर कि नहीं है। यप, इम्पल्स का टर्म यूज नहीं हो रहा। They are not using the word impulse. Okay? So हम impulse को टच अपॉन नहीं करेंगे। तो बात ये समझ में आ रही है कि चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम वाली जो इक्वेशन है, हमने कहा था ना बॉडी का मास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये वाला जो m है और ये वाला जो m है ये एक ही है। इसको कॉमन ले सकते हैं, m को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, m कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर v माइनस यू हो जाएगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आई? अब v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है भाई? v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? एवरीवन नोज? Acceleration. यस, तो ये पूरी चीज एक्सेलरेशन है। तो ये जो बात है और ये जो बात है वो सेम ही है अंडर वन कंडीशन। व्हाट इज दैट कंडीशन? ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एसेंशियली सेम है। अंडर व्हाट कंडीशन? बीच में लिखी हुई है कंडीशन, इफ Mass is constant. अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है, सो ऑब्वियसली 99% of our practical applications will have a body with constant mass, but some special applications do require जिसमें बॉडी का मास चेंज भी हो रहा होता है। सपोज कर लो एक रॉकेट फ्लाई ऑफ कर रहा है, a rocket is flying off into space. रॉकेट जब अपना स्पेस में फ्लाई करता है तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ फ्यूल है दैट्स ऑलमोस्ट आई डोंट नो 30 to 40% ऑफ द रॉकेट्स मास। और रॉकेट में से इतनी तेजी से फ्यूल इजेक्ट हो रही होती है दैट ऑलमोस्ट यू कैन से कि 20% से ज्यादा तो रॉकेट का मास ही कम हो रहा होता है। क्लियरली रॉकेट का मास कांस्टेंट नहीं है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का मास ही कांस्टेंट नहीं रहता। तो जिस चीज का मास कांस्टेंट नहीं होता उसके अंदर ऑब्वियसली यू कांट अप्लाई दिस इक्वेशन। वहां पे आपको फिर इसकी पूरी उसके अंदर अलग अलग m1 और m2 अलग अलग यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे तो मास कांस्टेंट था तो मैंने m और m सेम रखा, लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं होगा मास तो m1 और m2 को अलग अलग यूज करना पड़ेगा। लाइक इन द इनिशियल एंड द फाइनल कंडीशन यहाँ पे और यहाँ पे मास सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मास रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, Can you show us when mass is not constant? दोबारा से बताओ कौन सी एग्जांपल? Can you show us when mass is not constant? जैसे कि मैंने कहा कि रॉकेट वाली जो एग्जांपल है, मैं रॉकेट वाली एग्जांपल अभी मैं ऊपर से डिस्कस कर रहा हूँ। आई विल डिस्कस वन सच एग्जांपल इन अ थ्रू लाइक अ क्वेश्चन और एग्जांपल लेटर ऑन। बट जब रॉकेट फ्लाई ऑफ करता है तो उसके अंदर फ्यूल जो है दैट मेक्स अप अ लॉट ऑफ मास ऑफ द रॉकेट।
एंड थोड़ी देर बाद जब रॉकेट यहाँ पे पहुंचेगा, लाइक इट हैज मेड हाफ ऑफ इट्स जर्नी, तो फ्यूल बहुत सारी इजेक्ट हो चुकी होगी, राइट? तो यू कैन से ऑलमोस्ट 20 या 30% मास रॉकेट का कम हो गया, राइट? एंड व्हाट द रॉकेट डज इज रॉकेट आल्सो ट्राइज टू ब्रेक अप इट्स पार्ट्स एंड एक्चुअली लीव स्टफ बिहाइंड। तो रॉकेट जैसे जैसे अपनी जर्नी कवर करता जाता है, उसके अंदर डिफरेंट इसके जो सेगमेंट्स हैं वो टूट टूट के वो पीछे छोड़ता जाता है, उसको उस पार्ट को डिस्कनेक्ट करके वो पीछे छोड़ता जाता है। तो रॉकेट के अंदर एक तो बहुत सारी फ्यूल निकल गई, बहुत सारी फ्यूल कम होने की वजह से रॉकेट का मास बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। एंड अनदर वे इट्स लूजिंग मास इज बाय लूजिंग पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी, ताकि वो अपना कम वेट उसको कैरी करना पड़े। तो इन रीजंस की वजह से हम कहते हैं कि रॉकेट का मास तो डेफिनेटली कांस्टेंट नहीं है, बट इन दिस नॉर्मल केसेस जहाँ पे गाड़ी स्पीड अप हो रही है या गाड़ी स्लो डाउन हो रही है, राइट, या कोई बॉल है या दो बॉल्स एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो दो ट्रॉलीज एक दूसरे से कोलाइड कर रही हैं, या कोई पार्टिकल है और वो ब्रेक करके दो पीसेस में ब्रेक हो रहा है, इन सब केसेस में ओवरऑल मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, राइट? अब आ जाते हैं न्यूटन्स लॉज की तरफ। सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर न्यूटन्स लॉज। सबसे पहले जो हमने दो लॉ पढ़ने हैं वो फर्स्ट और सेकंड लॉ है। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आज हम पढ़ेंगे, थर्ड लॉ हम चैप्टर के बिल्कुल एंड पे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? अब न्यूटन्स फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों पे यही वाली इक्वेशन अप्लाई करो। एसेंशियली वैसे ये है तो इक्वेशन सेकंड लॉ की इक्वेशन है, लेकिन फर्स्ट लॉ पे भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड लॉ को पढ़ेंगे। I just want you to read the second law and the equation and relate everything together. मैंने सेकंड लॉ की दो ऑल्टरनेटिव डेफिनेशंस लिखी है, एक डेफिनेशन ये लिखी हुई है, एक डेफिनेशन ये लिखी हुई है। जस्ट रीड द होल थिंग। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद इसको डिस्कस कर लें। सो हाउ वुड यू समराइज द टू लॉज? दोनों लॉज को हम कैसे, दोनों लॉज दोनों डिफरेंट केसेस से डील कर रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ किस केस से डील कर रहा है और फर्स्ट लॉ किस केस से डील कर रहा है? हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द टू केसेस?
First law is about inertia and second law is about acceleration. Good. सही कह रही हो. First law is about inertia, or you can also say the first law is about a case where the forces are balanced, right? A case where forces are balanced. जब forces balanced होंगी तो अलीना resultant force या net force क्या होगी? 0. Exactly. So how many forces there are? जितनी भी हैं, अगर उनका resultant, अगर सब सारी forces balanced हैं overall, उनका resultant 0 आ जाए, तो अगर resultant force 0 है तो इसका मतलब acceleration भी 0 होगी. And if there is no acceleration, that means a body at rest will remain at rest. But if a body is moving, it will continue to move with constant velocity. क्या इस लॉ को अगर मैं मीनिंग इसका मीनिंग को अगर मैं लिखना चाहूं तो हम ये बोलेंगे अ बॉडी एट रेस्ट. ये लॉ दो तरह की बॉडीज से डील कर रहा है. इफ इसको जरा थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख लेते हैं. If a body is at rest, it will stay at rest. And if a body is already moving, अगर बॉडी मोशन में है और उस पे फिर फोर्सेस 0 हो गई, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गई, then what will it do? Will it just stop all of a sudden? No, it will not stop. It will continue. Inertia की वजह से it will continue to move. How would it continue to move? With same speed and same direction. So this is how you can summarize the first law. If a body is at rest and the resultant force acting on it is 0, it will remain at rest. If a body is moving and the forces on it are balanced, then it will keep moving with the same speed and same direction. मतलब कि resultant force भी 0 तो acceleration भी 0, acceleration 0 है तो speed constant रहेगी. All right, now let's talk about the second law. This is about objects जिन पे forces balanced नहीं है. मतलब कि जिस पे जो forces का resultant है net force वो 0 नहीं है. And obviously if the F is not 0, then A will also be not 0. And if A is not 0, acceleration का क्या मतलब है? If acceleration is positive, then speed Net बढ़ेगी. force is positive. मतलब कि speed increase करेगी. अगर acceleration negative है तो speed decrease करेगी. And if acceleration is in a different direction, मतलब कि resultant force एक different direction में to the direction in which the body was moving, तो फिर body जो है वो क्या करेगी? वो body direction change कर लेगी. So acceleration could mean change in speed and or change in direction. So both things can happen at the same time or both things can happen separately as well. All right. Now, how do you write this down in a sentence? Law sentence में कैसे लिखा जा सकता है? एक तरीका तो लिखने का ये है कि F is equals to ma को literally words में लिख दो. Acceleration directly proportional to resultant force. बट इसमें जो assumptions है, underlying assumptions, उनको भी तो mention करना है. Underlying assumption क्या थी? Body of a constant mass. और मैंने mass का word यहाँ पे miss कर दिया apparently. So let me just write that down as well. एक मिनट रुको, मैं जरा इसको सही कर लूँ.
So now if you read the definition, अब ये complete है, इसमें mass का word missing था पहले. The acceleration of a body of constant mass is directly proportional to its resultant force. A and F are directly proportional, provided that mass is constant. And obviously direction of acceleration क्या होगी? किस direction में body accelerate करेगी? Same as the direction of the resultant force. So that's one statement of Newton's second law. Another statement is the same as the definition of the force. ये जो force की आपने definition लिखी थी, क्या लिखी थी? Force is rate of change of momentum. तो अब यहाँ पे लिख दो resultant force is proportional to rate of change of momentum. अब यहाँ पे मैंने लिखा है proportional to, but you can also write equal to. That would also be correct because equal ही होती है एक तरह से, क्योंकि उसमें कोई constant of proportionality नहीं आ रहा कुछ. Alright, so ये है आपका फर्स्ट और सेकंड लॉ की समरी. अब इसको अंडरस्टैंड. जी जी. So how is it proportional to the rate of change of momentum? क्या कह रही हो बेटा, दोबारा से कहो. So how is it proportional to the rate of change of momentum? How is it proportional to the rate of change of momentum? ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा उतना ज्यादा फोर्स बढ़ी होगी. अब इनको हमने समझना है इन लॉस को, तो ऑब्वियसली व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम बेसिक एग्जांपल्स, और फिर उसके बाद हम थोड़ी एग्जांपल को आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल करते जाएंगे. ठीक है, ऑलराइट. पहले ये वाला क्वेश्चन करो. एक एग्जैक्ट बॉडी, सेम बॉडी है दोनों तरफ, लेकिन बस उसमें थोड़ा थोड़ा सा मैंने केस डिफरेंट कर दिया. आपको मैंने कंडीशंस या बॉडी की जो मोशन है वो डिफरेंटली डिस्क्राइब किया है, एंड दैट विल ऑब्वियसली डिटरमिन द आउटकम एज वेल. तो अब जरा दोनों एग्जांपल्स को साथ साथ सॉल्व करो, साइड बाय साइड, और समझो कि इनमें क्या डिफरेंस है. which example is actually is the application of first law and which one is an example of the second law. पहले तो ये आइडेंटिफाई करो. सो कौन सी वाली एग्जांपल में फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है. The one on the left has constant speed, तो इसका मतलब उस पे फर्स्ट लॉ अप्लाई. फर्स्ट लॉ. और जो सेकंड वाली एग्जांपल है उसमें बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो क्लियरली सेकंड लॉ अप्लाई करना पड़ेगा. करो, चलो. अब फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई करते हुए एक ही छोटा सा डिफरेंस है. पहले तुम लोग खुद आंसर निकालो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या आंसर, किस तरह हमने करना है इसको. ठीक है, आई वांट योर आंसर्स फर्स्ट एंड देन आई विल. Why is the resultant force towards the left? Why is the resultant force Towards the left. मैंने तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ बनाई ही नहीं है. आपको किसने कहा कि टूवर्ड्स द लेफ्ट है? ये तो कहीं भी F तो एक अननोन फोर्स है, एक थर्ड फोर्स बॉडी पे लग रही है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता. F is not the resultant force. F is just another force जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. किसी का आया F का आंसर? F is not the resultant force, just another force acting on a body जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. Anyone got the answer for F in both examples or in one of the examples? जी, पहली वाली एग्जांपल में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है. इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं? व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दिस? Sir, force equals to ma. इज इक्वल्स टू ma. लेकिन a की वैल्यू क्या होगी? 0. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगी? वो 0 0 हो जाएगी.
अगर ये बात मैं कर लूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बॉडी पे ये तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूँ? 600 माइनस 200 माइनस एफ, ऐसे करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए? 600 यस करना चाहिए, उसको 0 करना चाहिए। minus 200 minus f. This resultant should be equal to, इसका resultant 0 है, इन तीनों forces का resultant equal to 0 है. So I just need to find out the unknown f, which is how much? 400. So f का आंसर आ गया 400. Okay. अब देखो दूसरी जो बॉडी है उसमें एग्जैक्ट यही फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन f की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट होगी. नाउ बिफोर यू फाइंड आउट द आंसर, टेक अ गेस. f की वैल्यू 400 से ज्यादा आएगी या कम आएगी इस वाले एग्जांपल में? यहाँ पे f की वैल्यू ज्यादा, लेस देन 400, या फिर f वुड बी मोर देन 400, या फिर f इक्वल टू 400 आएगा? क्या गेस है आप लोगों का? किसी ने गेस किया? एनी गेसेस? इक्वल टू 400। इक्वल टू 400 आएगी तो बेटा दोनों बॉडीज एग्जैक्टली सेम, फिर तो इसको भी कांस्टेंट स्पीड से मूव सर करना है. ज्यादा, Less. सर ग्रेटर देखो, है। अच्छा अब मैं एक एक करके जवाब देता हूँ सबको. जिसने कहा इक्वल टू 400, बेटा अगर इसको मैं लिख देता हूँ 400, तो अब रिजल्टेंट क्या हो गया इस बॉडी पे? देखो जरा, तीनों बॉडीज के तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालो. 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा. तो 0 पे पर ये बॉडी एक्सेलरेट तो कर ही नहीं सकती. अब ज्यादा किसने बोला था? ज्यादा वाला कौन था? सर मैंने। अब अगर आप बोल रहे हैं कि 400 से ज्यादा है, सपोज कर लो मैं इसको 700 ले लेता हूँ. 700 ले लिया. इस बॉडी का रिजल्टेंट क्या आ रहा है ओवरऑल? 200 प्लस 700 कितना हो गया? 900. 900 और 600 300. लेकिन ओवरऑल रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या आ रही है? लेफ्ट। तो क्या ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है या फिर डिसेलरेट? क्योंकि मूव तो बॉडी टुवर्ड्स द राइट कर रही है. डिसेलरेट कर रही तो है। बॉडी के क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉडी कर रही है एक्सेलरेट. एक्सेलरेट करने के लिए जरूरत है कि बॉडी का रिजल्टेंट हो टुवर्ड्स द राइट, व्हिच मींस दिस शॉर्ट फोर्स शुड बी बिगर देन दीस टू, जिसका मतलब है कि ये लेस देन 400 होनी चाहिए. क्या बात समझ में आती है? जी अब इसको सर। निकाल के देख लेते हैं. ऑब्वियसली निकाल के देखते हैं, हमारा आंसर लेस देन 400 ही आएगा. बट फिर भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना दिमाग में. क्लियर? चलो अब करें. अब जब आपके पास एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन है तो यू आर नॉट गोइंग टू से f net is equals to 0, you are going to say f net is equals to सर चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, या आप सिंपली ma लिख दो ना, क्योंकि बॉडी का मास कांस्टेंट है, बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा तो f is equals to ma कर दो. बात वो भी सही है. चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम से भी यही आंसर आएगा. बट दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू एग्जांपल्स. वहां पे था इक्वल टू 0, यहाँ पे है इज इक्वल्स टू ma. ये है मेन डिफरेंस. आज आपका यही टेक अवे होना चाहिए आपकी क्लास से. बैलेंस फोर्सेस इक्वल्स टू या बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड या बॉडी एट रेस्ट, f net equals 0. बॉडी मूविंग विद एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन, f is equals to ma. बस ये डिफरेंस समझ जाओ आज की क्लास में, और फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ. आधा चैप्टर तो आपका यहीं पे हो गया. ठीक है Sir, जी? sir, how do you know when your body is traveling towards the left or is traveling towards the right with the decreasing acceleration? ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होनी चाहिए, क्लियर कट. अगर ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होगी तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी. जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी का एरो ऑलरेडी शो किया हुआ था इस क्वेश्चन में, राइट? और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है द बॉडी इज ट्रैवलिंग टू द राइट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो इसमें क्लियर कट मेंशन्ड है. इट्स नॉट लाइक खुद से Sir, आप. if the force F was greater than 400, wouldn't the body be traveling in the left direction? जरूरी नहीं है. सपोज करो कि फोर्स लगने से पहले बॉडी राइट की तरफ मूव कर रही थी और फिर उसके बाद यहां से ग्रेटर देन 400 की फोर्स लगी. द इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स विल नॉट बी टू इमीडिएटली मूव द बॉडी इन टुवर्ड्स द लेफ्ट. अच्छा वैसे पहले इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं. यहां पे समझ लो आपकी तरफ एक कार मूव कर, एक ट्रक है जो आपकी तरफ मूव करके आ रहा है. ठीक है. सो एक मिनट, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ ट्रक which is moving in your direction, and here you are.
अब ये ट्रक आपकी तरफ ऑलरेडी मूव कर रहा है, बट इट्स अ वेरी हैवी ट्रक, एंड इमेजिन कर लो ये बहुत ज्यादा तेज भी नहीं मूव कर रहा. So as soon as you come up over here and try to push the truck back, will the truck immediately start moving towards the left? Is that what's going to happen? No, sir. First the truck will slow down. पहले ट्रक क्या करेगा? स्लो डाउन करेगा. उसके बाद ट्रक स्टॉप करेगा. उसके बाद if you still keep pushing, then the truck will start to move in that direction. But sir, isn't our force lesser than the force that is driving the truck, which is why it's going to slow down and not start going backwards? तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ. यहाँ पे भी तो इस वाली रॉक के ऊपर जो मैंने फोर्स बनाई है, यहाँ भी तो इसकी जो ये वाली फोर्स है वो अगर इससे ज्यादा होगी. अब देखो जरूरी नहीं है कि ये वाली फोर्स ज्यादा हो या ये वाली फोर्स ज्यादा हो तो उसी डायरेक्शन में चीज मूव कर रही हो. देखो समझो, बॉडी इज ऑलरेडी ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन. समझो, अब इस बात को समझना. अ बॉडी इज ऑलरेडी ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ऑलरेडी. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दीज फोर्सेस अपीयर ऑन द बॉडी. ये तीन फोर्सेस एकदम से बॉडी पे एक साथ लगना शुरू हो गए. तो इनिशियली द बॉडी वाज मूविंग टुवर्ड्स द राइट, बट एज सून एज दीज फोर्सेस अपीयर एंड लेट्स सपोज f वाज बिगर देन 400, f की वैल्यू में 700 ले लेता हूं. अब मैं दोबारा से इन फोर्सेस को इरेज करता हूं और दोबारा से इस बात, बॉडी ऑलरेडी टुवर्ड्स द राइट मूव कर रही है, ठीक है. मूव ड्राइविंग फोर्स की वजह से नहीं कर रही, बस किसी ने उसको थ्रो किया था, या बॉडी स्पेस में एक रॉक है, बस रैंडमली मूव कर रही है, ठीक है. सो इमेजिन एन एस्टेरॉइड मूविंग थ्रू स्पेस रैंडमली, जस्ट गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन. देन ऑल ऑफ अ सडन these three forces appear on this. क्या बॉडी ऑटोमेटिकली एकदम से इमीडिएटली टुवर्ड्स द लेफ्ट जाना शुरू कर देगी? Is that what's going to happen? No. आप जब यहाँ पे तीनों फोर्सेस का एनालिसिस करोगे तो आपको पता लगेगा, ओके द रिजल्टेंट इज टुवर्ड्स द राइट, दैट मींस दैट द बॉडी will keep moving in that direction initially, but will start to slow down. The body will start to decelerate initially. Decelerate करेगी बॉडी और फिर उसके बाद उसकी स्पीड कम होना शुरू होगी. बॉडी की स्पीड जब रुक जाएगी और फिर अगर ये फोर्स लगती रहेंगी उस बॉडी पे, फिर वो बॉडी इवेंचुअली इस तरफ जाना शुरू होगी. वरना वो बॉडी फॉरन फोर्सेस लगने से एकदम से कोई भी चीज ऐसे नहीं मूव करना शुरू हो जाती. पहले वो बॉडी डिसेलरेट करती है, स्लो डाउन होती है, जीरो पे आती है, उसके बाद वो दूसरी तरफ जाना शुरू करती है. इफ द फोर्स कीप्स अप्लाइंग, अदरवाइज द बॉडी विल कीप ट्रैवलिंग इन दैट डायरेक्शन. ठीक है, तो हम डिसेलरेशन वाले ऑपोजिट डायरेक्शन वाले केसेस भी देखते हैं. फिलहाल तो हम सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस समझना चाह रहे थे कि भाई यहाँ पे फोर्स एफ निकालनी कैसे. तो अब जरा उस पर वापस आ जाते हैं. तो फोर्स एफ कैसे निकालनी है यार? एफ नेट रिजल्टेंट फोर्स को इज इक्वल टू 0 नहीं रखना, अब रिजल्टेंट फोर्स को इज इक्वल टू एम ए रखना है. अब रिजल्टेंट फोर्स क्या है? वही 600 माइनस 200 माइनस एफ, ये एफ नेट की जगह आ गया, इज इक्वल टू एम ए 60 इंटू 0.5. ए क्योंकि एक्सेलरेशन थी तो पॉजिटिव रखी, अगर डिसेलरेशन होती तो नेगेटिव रख लेता. तो इससे मेरा आंसर क्या आ रहा है? निकालो और जरा बताओ. Sir, 370. एक मिनट, सही बता रहे हो? हाँ सही है, मेरे पास भी 370 आ रहा है. सो हमारे पास 370 न्यूटन आ रही. सो एज प्रेडिक्टेड द फोर्स इज लेस देन 400. छोटी है जब भी तो फोर्स इज अनबैलेंस्ड और बॉडी एक्सेलरेट कर रही है. अगर फोर्स होती ग्रेटर देन 400 तो ऑब्वियसली फिर बॉडी डिसेलरेट करती है, बिकॉज ओवरऑल फोर्स पे टुवर्ड्स द लेफ्ट होती है. अब हम जरा डिफरेंट केसेस जो है वो देखते हैं. इसी तरह के एग्जांपल को थोड़ा सा और मुश्किल बना के देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के बॉडीज को, ताकि हम समझ सकें. अब एक बहुत ही कॉमन केस आता है आपके पास्ट पेपर्स के अंदर, बहुत ही कॉमन, और वो वाला केस होता है जिसमें बॉडी इंक्लाइंड स्लोप पे ट्रेवल कर रही होती है.
यू मस्ट हैव सीन इट, जितने भी अभी तक आपने स्कूल में प्रैक्टिस की होगी। इंक्लाइन स्लोप वाले काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे बॉडी किसी स्लोप पे मूव कर रही हो, ठीक है। तो हम इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए जल्दी से पहले सॉल्यूशन पुराना वाला मिटा लें। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। आपके पास लेफ्ट साइड पे एक बॉडी है। व्हाट डज द क्वेश्चन से? व्हाट्स हैपनिंग टू द बॉडी? वेयर इज इट गोइंग? द बॉक्स इज sliding Down down. the slope. The box is sliding down down. with And constants. how is it sliding down? Is it speeding up? Is it slowing down? What's happening to it? With a लिखा है? constant velocity. Constant velocity. So are the forces on the box balanced or unbalanced? Are the Balanced. balanced. तो क्या पहली बात जो हमें यहाँ पे लिखनी चाहिए वो ये लिखनी चाहिए कि बॉडी पे F net जो है वो क्या होगा? So 0. होएगा। वेरी गुड। अब जो फोर्सेस हैं वो मुझे, मैं किस डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हूँ, बॉडी पे कितनी फोर्सेस हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इससे पहले हम जरा थोड़ा सा डिटूर लेंगे और आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे और उसके बाद वापस आएंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोर्सेस को पढ़ लो, ठीक है। पढ़ो पहली वाली फोर्स जो आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए उसके बारे में पढ़ो। बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, मैं बिल्कुल आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये बहुत ही बेसिक है, तो यू शुड नो दिस। लेकिन जिस पर काम की बातें हैं, जो नई बातें हैं, जो आपको ए लेवल के लिए डेफिनेटली पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताने बैठ रहा हूँ। तो पहली फोर्स जिसका आपको पता होना चाहिए किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रही है वो कौन सी है? बॉडी का वेट। प्रीटी बेसिक स्टफ, नथिंग न्यू अबाउट इट। वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेट? वेट की Downwards. Vertically डायरेक्शन, downwards. वेट की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स होती है। अब मैंने बताया, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल्स mg, where g is 9.81। अच्छा, अब बात सारी ये है कि इस बॉडी में भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही एक्ट कर रहे हैं ना, बट ऑन अ स्लोप समथिंग इंटरेस्टिंग वी नीड टू सर डू। वेक्टर्स बन जाएंगे। वेक्टर्स तो, फोर्स वेक्टर तो है ही है, हमें क्या बनाना है? उसके कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? फोर्स के कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे। So slope is at an angle theta, suppose कर लो 30 डिग्री का एंगल है, whatever the angle is। अब इस बुक पे वेट का जो ये वाला, जो ऑलरेडी वेट की ओरिजिनल डायरेक्शन बनी हुई है, that is not very useful for me. What I want is a direction of the force, direction of a component which is going in this direction and the direction of the force which is going in this direction. अब आपने ये एक ही दफा सीखना है और इसको याद रखना है, ठीक है, थ्रू आउट। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसकी डिटेल में भी चले जाते हैं, लेकिन द प्रूफ इज नॉट सपोज टू बी पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपको प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो आपकी तसल्ली के लिए हम प्रूफ भी कर लेते हैं। पहले तो जरा मैं वापस जाता हूँ स्केलर्स और वेक्टर्स वाले टॉपिक के ऊपर और एक छोटा सा रिमाइंडर देता हूँ कि हमने जब वेक्टर्स के कंपोनेंट्स निकालना सीखे थे तो हमने क्या किया था। हमने कहा था फोर्सेस को आप रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में। The two components can be in any direction. याद है ये क्या लिखा हुआ मैंने? Two components can be in any direction. They should be perpendicular. Just. So is it necessary that the components of a force must always be horizontal and vertical? क्या ये जरूरी है कि मैं इस फोर्स का horizontal और vertical component ही निकालूं? No. क्या किसी और तरीके से component नहीं निकाल सकता था? Example 4 के अंदर हमने कुछ ऐसा ही किया था। एग्जाम्पल 4 में मैंने आपको एक स्लांटेड फोर्स दी थी, बट मैंने कहा था फाइंड द कंपोनेंट व्हिच इज गोइंग अलोंग द डॉटेड लाइन, एंड द डॉटेड लाइन वाज दिस। सो अलोंग द डॉटेड लाइन मतलब जो एंगल के साथ वाला एडजेसेंट कंपोनेंट होता है वो कैसे निकलता है? 150 क्या आएगा? cos 30। और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो इस डॉटेड लाइन से 90 डिग्री पे होगा, 150 sin 30 से आएगा। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। What must be important is the angle between the two components, which must always be 90. So going back to over here, what I want over here is I want two components. One of them should go along this line. One of them should be a component along the slope. Down the slope component चाहिए मुझे वेट का एक। इस component को क्या कहते हैं? Down the slope component। इसका नाम याद रख लो, मतलब हम खुद ही अपने लिए नाम रख रहे हैं, वैसे तो उसका कोई नाम नहीं है।
So component of the weight down the slope, and another component of the weight is the component Sir, G. sir, why was it 150? Like, wasn't 150 the force? And like, isn't it supposed to be the initial velocity? फोर्स और वेलोसिटी को क्यों कंफ्यूज कर रही है? फोर्स के दो कंपोनेंट्स निकालने भाई, यहाँ पे 2500 की फोर्स है, तो इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं? जो फोर्स की वैल्यू होती है उसको कॉस थीटा या साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही किया, 150 को इस वाले कंपोनेंट से निकालने के लिए 150 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके, ये वाले कंपोनेंट निकालने के लिए साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें इनिशियल या फाइनल तो कुछ भी नहीं होता, जो एक्चुअल रिजल्टेंट फोर्स होती है, जो एक्चुअल वैल्यू होती है फोर्स की, उसके दो कंपोनेंट्स आपने निकालने होते हैं, और उसके लिए साइन थीटा या कॉस थीटा से उसी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, एक मिनट के लिए इसमें फोकस करो, फिर बाकी बातें देखते हैं। अच्छा, तो अब बात यहाँ पे ये हो रही थी कि कौन सा वाला कंपोनेंट मैंने कहा था डाउन द स्लोप वाला है, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ द वेट डाउन द स्लोप एंड अ कंपोनेंट ऑफ द वेट परपेंडिकुलर टू द स्लोप। अब इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एंगल नजर आ रहा है आपको कितना है? दोनों डॉटेड लाइंस के बीच में क्या एंगल है बताओ? 90। दोनों डॉटेड लाइंस के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल। वेरी गुड। तो अब हमें ये बात समझनी है, पहली बात जो ये रियलाइज करनी कि ये जो एंगल स्लोप का दिया हुआ है ना, और ये जो एंगल इन दोनों के बीच में फॉर्म हो रहा है, ये असल में सेम एंगल है। This angle and this angle is the same. You can use a bunch of trigonometry to actually prove this, but अभी हमने कहा कि हमें इस प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। We don't need to prove this at the moment. ठीक है? It can be shown with an animation as well. इसको मैं रोटेट करके दिखाऊं तो आप देखोगे कि जितना स्लोप ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा है उतना ये फोर्स भी रोटेट कर रही है, बट you do not need to see the proof. सिंपल सी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो एंगल मैंने यहाँ दिया हुआ है और जो ये एंगल है यहाँ पे, the angles are the same. So if this angle is, let's suppose 20, then this angle is also 20. Got it? पहली बात ये याद कर लेनी है, ठीक है? याद हो गई पहली बात? अब कौन सा वाला कंपोनेंट आपके ख्याल में कॉस से निकलेगा और कौन सा वाला साइन से निकलेगा? यस सर ये साइन से निकलेगा हमारा हॉरिजॉन्टल, जिसमें डाउनवर्ड्स आ रहा है बुक। डाउन द सर स्लोप, जो डाउन द स्लोप, ये वाला Yes, और sir. ये वाला। पहले बताओ परपेंडिकुलर टू द स्लोप वाला किस तरह निकलेगा? सर इसमें कॉस यूज करेंगे और जो वेरी गुड, तो ये हो जाएगा W। जो टच कर रहा है वो कोस होगा, और जो नहीं टच कर रहा है एंगल को वो साइन होगा। वेरी गुड। सो ये बात अब आपको हमेशा हमेशा के लिए किसी भी स्लोप वाले क्वेश्चन में पता होनी चाहिए, ठीक है? एवरी टाइम यू सी अ स्लोप वाला क्वेश्चन एंड यू सी द वेट दैट नीड्स टू बी यूज्ड, तो वेट के कंपोनेंट्स वहां पे निकालने ही पड़ेंगे हर हाल में, डाउन द स्लोप कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर टू द स्लोप कंपोनेंट। अब आ जाती है बात नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? पहली फोर्स हमने वेट पढ़ ली, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? फोर्स बिटवीन द बॉडीज that are in contact with each other. Simple. It is always at 90 degree from the surface. तो एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे एक बुक रखी हुई है, तो टेबल बुक पे जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड्स। बुक पे टेबल पे एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, दोनों ही ऑब्वियसली एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर है, न्यूटन थर्ड लॉ। बुक टेबल पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, टेबल बुक पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। द फोर्स इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द सर्फेस, जहां से लग रही है। देखो मैंने फोर्स का एरो कहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं वेट बना रहा था, वेट कहां से बना रहा था? बॉडी के, ये पॉइंट क्या होता है बॉडी का? सेंटर ऑफ, क्या कहते हैं इस पॉइंट को? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बना रहा हूं तो उसको मैंने जानबूझ के कहां से बनाया? सरफेस, जहां से दो बॉडीज एक दूसरे को टच कर रही है वहां से बनाया, ठीक है? अब वो बीच में बनाओ, कोने में बनाओ, उसमें तो हमारा इतना कोई कंट्रोल नहीं है, बस एरोज नीटली नजर आने चाहिए। बट टेबल वाज हॉरिजॉन्टल, सो द फोर्स वाज वर्टिकल, but now the table is slanted, so the force is also 90 degrees from the surface. Does that make sense? The force makes a 90 degree angle with the surface of the table. अब मजे की बात ये है कि ये वाली जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और वेट का जो ये वाला कंपोनेंट है, दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। मतलब बुक के ऊपर जो ये वाली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही होगी और ये जो वेट का कंपोनेंट है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं।
अगर ये दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ ना कि इस एक्सिस में ये मेरा y एक्सिस हो गया और ये मेरा x एक्सिस हो गया, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि y एक्सिस में फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। बुक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन Yes, फोर्स sir. लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू w cos theta, they are equal. Forces in y direction perpendicular to the slope are balanced. अब अगर वेट को, अगर बुक को यहाँ पे रहना है, बुक को यहाँ से नीचे स्लाइड नहीं करना, तो हाउ वुड दैट बी पॉसिबल फॉर द बुक टू नॉट स्लाइड डाउनवर्ड्स? किस फोर्स की जरूरत है यहाँ पे ताकि बुक नीचे स्लाइड डाउन ना करे? और हमारा रिजल्टेंट राइट साइड पर आना चाहिए। रिजल्टेंट नहीं, रिजल्टेंट की तो बाद में बात होगी। अगर बुक को नीचे स्लाइड डाउन नहीं करना, बुक रखी हुई है, इसको कोई टच नहीं कर रहा, देखो एक बुक है, एक टेबल पे रखी हुई है, टेबल टेढ़ा है, अगर बुक नीचे स्लाइड डाउन नहीं करेगी तो ये कैसे पॉसिबल होगा? कौन सी फोर्स की वजह से पॉसिबल होगा कि बुक नीचे स्लाइड डाउन ना करे? एक फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही W है, cos थीटा जो है वो ज्यादा होगा फिर। फ्रिक्शन की वजह से। इसका इस Friction पे कोई ज्यादा होगा। इफेक्ट नहीं है। अच्छा, इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं, Friction. बाय द वे दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फ्रिक्शन जिसने बात की वो सही कह रहे हैं। Why would the book not go downwards? If it doesn't go downward, there must be some friction acting on it. अगर ये दोनों भी बराबर हो जाती, Sir, but if we want the book to slide downwards with a constant speed, then also we need a friction force to balance exactly, the force. बिल्कुल, very good point. If the book wants to go down with a constant speed, then also you need a friction force. और जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन अगर होगी तो वो बैलेंस्ड ही होगी W sin थीटा से। सपोज करो फ्रिक्शन लग रही है, अब अगर फ्रिक्शन W sin थीटा से छोटी है, then the book will accelerate downwards. और सपोज करो एक बुक थी ऑलरेडी स्लाइड डाउन कर रही थी, बट फ्रिक्शन उस पर अब ज्यादा हो गई है आहिस्ता आहिस्ता, तो द बुक विल मूव डाउनवर्ड्स बट इट विल डीसेलेरेट। अच्छा, फ्रिक्शन कभी भी किसी चीज को अपनी तरफ पुल नहीं कर सकती, फ्रिक्शन ऑलवेज acts in the opposite direction to the motion. So let's suppose the book is going like this, but इस पे ये वाली फोर्स ज्यादा छोटी लग रही है और ये वाली ज्यादा बड़ी फोर्स लग रही है। What will happen? The book will decelerate due to friction. अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, so either the book will stay at rest if it was already at rest, and if it was moving then it will move with constant speed. तो हम इन सारे केसेस को हम देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने जो करने हैं। So friction कैसे एक्ट करती है? Act between bodies that are sliding past one another or are about to tend to slide past one another. They don't really have to slide past one another. अगर मूव करने भी वाले, like the box is trying to slide down, but it's not sliding down at the moment, तब भी इस पे फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है ना, along the slope. अगर ऐसे बॉक्स मूव कर रहा है तो इस पे फोर्स ऐसे लग रही है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट टू मोशन होती है और पैरेलल टू द सरफेस होती है। सो जिस डायरेक्शन में बॉक्स मूव करना चाहता है वो नीचे है, तो फ्रिक्शन अपवर्ड्स लग रही है। यहाँ पे बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लग रही है। गॉट इट? ड्रैग और एयर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। Also a type of frictional force, also produces heat like friction, also opposite to motion. अगर कोई चीज नीचे थ्रो किया आपने तो उस पे एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड्स लगेगा। By the way, air resistance is just when air is applying this force, but ये force फ्लूइड्स के लिए जनरल इसका नाम ड्रैग फोर्स है। फ्लूइड्स में गैसेस और लिक्विड्स दोनों आते हैं। सो वेदर समथिंग इज मूविंग थ्रू एयर और इट्स मूविंग थ्रू सम अदर गैस और इट्स मूविंग थ्रू सम फ्लूइड लाइक सम लिक्विड लाइक वाटर, तब भी ये फोर्स लगेगी। सो जैसे कि ये है एक ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू द एयर, सिंस द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स तो एयर रेजिस्टेंस पे इस पे फोर्स लग रही है और फोर्स क्या है? अपवर्ड्स। एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग को यूजुअली आर से शो किया जाता है या डी से। आर शो कर लो तो बेहतर है। आर स्टैंड्स फॉर यू कैन से रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, तो सर ड्रैग भी बेसिकली फ्रिक्शन है। हाँ, ड्रैग और एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन ही है, बट फ्लूइड की फ्रिक्शन है अगेंस्ट द बॉडी, राइट? सर ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज किसी को रोकने की कोशिश कर रही है तो वो फ्रिक्शन लगा रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज द फ्लूइड इज ट्राइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम मूविंग, राइट? आप उसके बीच में से गुजरना चाह रहे हो। सो ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो इस पे एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड्स लग रहा है। ये बुलेट है, ये इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रही है, तो इस पे एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये बॉल है विच इज फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ वाटर, तो इस पे ड्रैग फोर्स अपवर्ड्स लग रही है। क्लियरली आई एम नॉट गोना कॉल इट एयर रेजिस्टेंस नाउ, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल इट ड्रैग फोर्स। ठीक है, अब ड्रैग फोर्स या एयर रेजिस्टेंस तीन चीजों पर डिपेंड करता है।
सबसे आपके सिलेबस में जो चीज टेस्ट होती है वो सबसे ज्यादा यही चीज है, आपके सिलेबस में यही वाली चीज पे सबसे ज्यादा फोकस है. It increases with the speed of the object. The faster this bullet is going, the more this force will be. The faster this object is falling, the more this force will be. The faster this ball is falling downwards, the more this force will be. Right? और इसकी डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड्स नहीं होती. अगर ये बॉल ऊपर जा रही होती तो इस पर ड्रैग फोर्स नीचे लग रही होती. It also increases with surface area. जिस चीज का सरफेस एरिया ज्यादा होता है उस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगती है. इसीलिए स्पोर्ट्स कार की शेप इतनी स्ट्रीमलाइन करके बनाई जाती है ताकि उसमें उनका सरफेस एरिया कम किया जा सके, स्ट्रीमलाइन शेप की जा सके ताकि ड्रैग कम हो जाए. दैट्स व्हाई सॉरी पर सरफेस एरिया सर दोबारा बता सकते हैं आप? सरफेस एरिया जिस बॉडी का ज्यादा होता है उस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगती है. जैसे पैराशूटर्स जो है, जब वो पैराट्रूपर्स जो है वो जब नीचे जमीन के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो अपने आप को स्लो डाउन करने के लिए क्या करते हैं? नीचे गिर रहे हैं आप, पैराशूट पैराशूट ओपन कर लेते हैं. पैराशूट का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है तो उस पर बहुत ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगता है, इसलिए आप डिसेलरेट कर जाते हैं. और जो फ्लूइड फोर्स लगा रहा है उसकी डेंसिटी पे या उसकी विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करती है. बट आपके सिलेबस के अंदर यही वाला फैक्टर सबसे ज्यादा टेस्टेड है, इसी से रिलेटेड सवाल होता है. गॉट इट? अब थ्रस्ट की फोर्स के बारे में हम ऑलरेडी प्रेशर डेंसिटी और फोर्सेस वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं. अब थ्रस्ट का फॉर्मूला, अब थ्रस्ट और ड्रैग के बीच में फर्क क्या है? यहाँ लिखा हुआ है दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, यहाँ पे भी लिखा हुआ है दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स. Gases and liquids both, gases and liquids both. Then what is the difference? On the bodies that are moving, on the bodies that are simply there in the liquid. अब वो चाहे मूव कर रहे हो ना मूव कर रहे हो, always acts, motion or no motion does not matter. इसकी डायरेक्शन क्या होती है? Opposes the motion, always. मोशन ऐसे, फोर्स ऐसे, मोशन ऐसे, फोर्स ऐसे. डायरेक्शन ऑफ अपथ्रस्ट ऑलवेज अपवर्ड्स. सो प्लीज ड्रैग और अपथ्रस्ट का डिफरेंसेस मैंने इसी तरह दोनों फोर्सेस को मेंशन किया साइड बाय साइड ताकि आप इसको सही से पढ़ें तो आपको कंफ्यूज ना करें आप दोनों फोर्सेस को आपस में. ज्यादा डेंस फ्लूइड ज्यादा बड़ी फोर्सेस लगाएंगे ऑब्वियसली, और हमने ड्रैग अपथ्रस्ट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है रो वी जी. डेंसिटी ये किस चीज की होती है? ये इस वुड की डेंसिटी है या इस लिक्विड की डेंसिटी है? सर लिक्विड की. लिक्विड की डेंसिटी. और ये V क्या है? वो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो लिक्विड की वो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय द वुड और द पार्ट ऑफ द वुड दैट इज एक्चुअली इनसाइड द लिक्विड. G इज 9.8. टेंशन वाली फोर्स, रोप्स, स्ट्रिंग्स, रॉड्स, जो चीजें खींच रही होती हैं वो टेंशन की फोर्स लगाती हैं. सिंपल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑलवेज पुल्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो अब अगर हम ये बातें सीख गए तो क्या हम उस वाले एग्जाम्पल पे वापस जा सकते हैं आज की क्लास को एंड करने के लिए? अब हम यहाँ पे वापस आते हैं, इस क्लास को एंड करेंगे इस एग्जाम्पल के ऊपर, फिर यहीं से पिकअप करेंगे और थोड़े से पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तो भाई लेफ्ट वाली एग्जाम्पल को देख लो, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं. लेफ्ट वाली एग्जाम्पल में क्या था, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे नोट डाउन करनी है यहाँ से? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन? सर इट्स कमिंग डाउनवर्ड्स एंड कांस्टेंट स्पीड. पूछा हुआ है फ्रिक्शन कितनी होगी, तो पहली बात है कि फ्रिक्शन बॉक्स पे लग रही है. अब बॉक्स को मैं एज अ सिंगल डॉट बना लूंगा. बॉडी का बनाऊंगा क्या? फ्री बॉडी डायग्राम. क्या बना रहा हूं मैं? फ्री बॉडी. सर अगर फ्रिक्शन एक्ट कर रही है ऑन कांस्टेंट स्पीड देन दैट मींस कि रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए. एग्जैक्टली, सारी फोर्सेस का मिलाकर रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए. फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि सिर्फ उस बॉडी को बनाओ जिस पे आप फोर्सेस का एनालिसिस करना चाहते हो, और उस बॉडी को भी बेशक पूरा ना बनाओ, बेशक उसका, और आप फोर्सेस को उस हिसाब से बना लो जिस जो कैलकुलेशन के अंदर इस्तेमाल की जा सके. तो अब इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है इस बॉडी पे बताओ. सबसे पहली और सबसे ऑब्वियस फोर्स जी, वेट. वेट की डायरेक्शन क्या होती है? स्ट्रेट डाउनवर्ड्स. लेकिन अब मैं इसको कैलकुलेशन में ऐसे यूज नहीं कर सकता, तो मुझे इसके बनाने कंपोनेंट्स. कैसे बनाऊंगा? एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द स्लोप और एक होगा डाउन द स्लोप. अब मैंने कहा था याद कर लेना इसको, ये वाला, ओहो एक मिनट, ये वाला कंपोनेंट कैसे बनता है?
और ये वाला कंपोनेंट जो है कैसे निकलता है? फिर इधर W कॉस लगेगा। cos थीटा, cos और थीटा थीटा है। क्या है? 30, स्लोप का ही एंगल। और ये वाला sin थीटा। और कौन सी फोर्स लग रही है भाई इस पे? स्लोप के ऊपर रखा हुआ था, स्लोप इस पे कौन कौन सी फोर्स लगा रहा है? एक फ्रिक्शनल। तो ये मूव Friction। कर रहा है, तो एक तो फ्रिक्शन लगेगी। फ्रिक्शन होगी किस डायरेक्शन में? अप द स्लोप। तो वो हॉरिजॉन्टल के राइट साइड। हॉरिजॉन्टल नहीं बोलो ना, अप द स्लोप बोलो बेटा, हॉरिजॉन्टल तो गलत वर्डिंग होती है। अच्छा, फ्रिक्शन को सिंपली हम F बोल लेते हैं, स्मॉल f। और ये कौन सी फोर्स है? Normal reaction force. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सबसे पहली बात तो यह समझ लो कि जो कैलकुलेशन से जिसका कोई लेना देना नहीं है, W cos थीटा, W cos 30 और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक दूसरे के बराबर है। That is the reason why the box is not jumping up and down, right? The box is simply just going down the slope. बॉक्स को ऊपर या नीचे, या बॉक्स ऊपर नीचे जंपे तो नहीं मारते हुए आ रहा ना। तो इसका मतलब है ये जो फोर्सेस इस प्लेन में है, ये वाली, ये तो कैंसिल आउट कर रही है एक दूसरे को। यहाँ तक तो हम मानते हैं एन और W cos थीटा ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अब आगे सवाल आता है इन दोनों का। इन दोनों में कौन सी ज्यादा है? इन दोनों में कौन सी ज्यादा है? W sin 30। W sin theta. क्या लिखा हुआ है? सर वो आ तो नीचे रही है ना। नीचे तो आ रही है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से आ रही है ना। ये क्या पढ़ा हुआ है आपने? सर दोनों सेम है। ये क्या पढ़ा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था? अबे यार, तो बाबा इरेजर सेलेक्ट हो गया था। ये क्या लिखा हुआ है? तो ये क्या लिखा हुआ है? पढ़ो सारी बातें, दोबारा अपने आप जहन में रिफ्रेश करो। अगर बॉडी एट रेस्ट है तो एट रेस्ट ही रहेगी, और अगर मूव कर रही है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन। मतलब अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है, जैसे यहाँ पे कर रही थी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से, तो आपने क्या किया था? एफ नेट को 0 रखा था। तो क्या यहाँ पे भी आप यही नहीं करेंगे? कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, अंडरलाइन इसीलिए किया हुआ है वर्ड। कांस्टेंट स्पीड से जब बॉडी मूव कर रही है तो क्या करना है? इक्वल टू 0 रखना है। रिजल्टेंट इक्वल 0। अब रिजल्टेंट इन दोनों का, इसका और इसका रिजल्टेंट, जो समझ लो एक्स एक्सेस में जो रिजल्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा? W sin 30 माइनस F इज इक्वल टू 0। क्लियर? एक पेज यहाँ पे ऐड करते हैं ताकि हम कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकें। सर इज इट पॉसिबल कि कोई ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन ना एक्ट करे? अगर फ्रिक्शनलेस स्लोप है, ऑब्वियसली देयर इज नो स्लोप सच कोई ऐसा सरफेस नहीं होता जो बिल्कुल फ्रिक्शन यहाँ पे 0 हो। बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बोल देते हैं इग्नोर कर दें फ्रिक्शन, फ्रिक्शनलेस स्लोप है, तो आप फ्रिक्शन उस पर ना लगाएं। जैसे तुमने एयर हॉकी खेली कभी? हाँ जी खेली। तो उसमें क्या होता है, हवा एयर जब एयर पास कर रहे होते हैं चारों तरफ से, तो फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है। तो वो जो पक होता है वो इट स्लाइड्स डाउन वेरी इजीली बिकॉज द फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट 0, ऑलमोस्ट नॉट इंटायरली 0 बट ऑलमोस्ट 0। एयर ट्रैक के ऊपर फ्रिक्शन ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। जैसे ही वो गेम खत्म होती है तो एयर चली जाती है, फिर क्या होता है? तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ फिर जाता वो है, फ्रिक्शन आ जाती है, फिर आप गेम नहीं खेल सकते। एनीवेज, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दिस? एफ निकालना था ना। ऑब्जेक्ट का वेट कैसे निकालूं? ऑब्जेक्ट का वेट W कैसे इक्वल mg। mg। तो W की जगह पे mg लिख 600। लो। W की जगह पे mg लिख लो। F को वहां ले जाओ राइट साइड पे, इक्वल टू 0 ही है ना। mg की जगह क्या आ जाएगा? 60 इंटू 9.81। सर 300 आ गया। एग्जैक्ट ओ, 300 नहीं आंसर आ साइन थीटा के साथ नहीं, मल्टीप्लाई exact। कर 300 न्यूटन आ रही फ्रिक्शन। नहीं सर वो राउंडेड आ रही है, 300 वैसे ही नहीं है। क्या वैल्यू? 294.3।
राउंड ऑफ ना करो ना यार, 294 कर लो। अच्छा, अब हम जरा दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है, लेकिन जैसे मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन करवाया था एक बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के लिए, अब इसी तरह इस क्वेश्चन को भी देखो। अब यहाँ पे जो बॉक्स स्लाइड डाउन कर रहा है, उसके अंदर मैंने ये तो नहीं कहा कि वो कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड डाउन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नीचे मूव करते हुए स्पीड अप कर रहा है या स्लो डाउन कर रहा है? स्पीड अप। एग्जैक्टली। तो एक पहली बात तो ये कि बॉक्स पे फोर्स, बॉक्स पे फोर्सेस तो वही एक्ट कर रही है ना, फ्री बॉडी डायग्राम तो वही बनेगा, वही फोर्स अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, सॉरी डाउन द स्लोप अप द स्लोप। लेकिन हम नहीं कंसीडर करेंगे, फ्रिक्शन कम होती जा रही है नीचे आते आते। अच्छा, ये वाली चीज अभी भी ट्रू है, W cos थीटा और n अभी भी एक दूसरे के बराबर है, बिकॉज द बॉल इज नॉट डूइंग दिस, द बॉल इज सिंपली जस्ट गोइंग लाइक दिस। सो ये वाली और ये वाली फोर्स तो अभी भी कैंसिल आउट हो रही है। हाँ, अब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स जो है, ये वाली और ये वाली फोर्स, दे मस्ट नॉट बी इक्वल। एंड इनफैक्ट अब हम ये भी बता सकते हैं, पहली बात तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि एफ नॉट इज इक्वल्स टू क्या, अब क्या करते हैं हम, एफ नॉट इज इक्वल्स टू एम ए। और दूसरी बात, कौन सी फोर्स ज्यादा बड़ी होगी ये भी अब मुझे पता है, क्योंकि एक्सेलरेट का वर्ड यूज किया हुआ है, डिसेलरेट का वर्ड नहीं यूज किया हुआ। तो कौन सी फोर्स बड़ी है, W sin 30 या F? सर sin 30। जाहिर सी बात है। और अगर डिसेलरेट बोलता तो आप F माइनस W sin 30 लिख देते, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेट लिखा है तो आप बोलो W sin 30। या फिर अगर आप, और उसमें एक और भी बात होती है, डिसेलरेट का वर्ड यूज होता तो एक ही वैल्यू नेगेटिव भी डालते, मतलब दोनों चीजों का ख्याल रखना होता है कि बड़ी में से छोटी को माइनस करो। बल्कि एक सॉरी मैं इस बात को भी क्लियर कर देता हूँ, डिसेलरेशन वाले सवाल में कल जब नया लेक्चर कंटिन्यू करूंगा तो वहां से पिकअप करूंगा, अभी मैं ऐसे ऊपर से नहीं बताना चाह रहा वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। सो अभी एक्सेलरेट वाला क्वेश्चन ये यहीं पे छोड़ते हैं। डिसेलरेट वाले में जरा साइन का है तो ख्याल रखना होता है, या फिर बड़ी में से छोटी का ख्याल रखना होता है, ताकि अगर आप साइन पॉजिटिव भी रखना चाहो तो रख सको। बट आई विल शो दैट यूजिंग एग्जाम्पल्स, ओके? सो रादर देन जस्ट सेइंग इट, उससे फिर बाद में कंफ्यूजन आ जाएगी। So anyways, W sin 30 minus F, and this is MA. Going on to the next page, this becomes MG sin 30 minus F is equal to MA. कोई मास है 60 into 9.81, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0.5 दी हुई थी आपको, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, गॉट इट। अब यहाँ से F निकाल के मुझे बता दो क्या आ रहा है, रीअरेंज करो और F की वैल्यू निकाल दो। आई थिंक 264 आना चाहिए आंसर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो क्या 264 ही आ रहा है? सर 264.3। ठीक है, 264 आंसर हो गया। तो क्लियरली फ्रिक्शन यहाँ पे कम थी, इसलिए वो एक्सेलरेट कर रहा था। जिसमें फ्रिक्शन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा थी और वो वेट को कैंसिल आउट कर रही थी, वेट के कंपोनेंट को, तो वहां पे वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था। और अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए तो डिसेलरेट भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लेक्चर को क्लोज आउट करते हैं। जितना मैंने पढ़ाया है इसको आपने रिकॉर्डिंग के थ्रू जो है वो लाजमी रिवाइज कर लेना है। मैं रिकॉर्डिंग कोशिश करके आज या कल में। जी बेटा। Can we see force 2, 3 and 6? फोर्स 3 and 6 देख लो बेटा। 3 फ्रिक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास Yes. शुरू हुई है। और 6 कौन सी है? 6 टेंशन है। So can I also see 3? 3 Got it. ऑलराइट, चलिए जी, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। ऑफिसर।